बेटियां हमेशा सर का ताज होती हैं। तो सबको ऐसा लगता है कि आईएएस पीसीएस वो होते हैं जो लगातार पढ़ते हैं और खूब पढ़ना पड़ता है। हाँ, पढ़ना बहुत पड़ता है, लेकिन इसके पीछे एक डार्क साइड ये भी है कि एक दिन तो हमारा होगा, एक दिन तो सफलता हमारी होगी। मुझे पता है कि जब एक जॉइंट फैमिली होती है तो एक सबसे बड़ी चीज होती है कि दुख में दुख कम हो जाता है और सुख में और सुख बढ़ जाता है। और ये मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, वो जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उनका जो सामना करना इस पूरे संघर्ष यात्रा ने सिखाया है। फीस बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सिम्बायोसिस से लॉ किया है, लेकिन मेरे पिताजी ने उस समय फिर एजुकेशन लोन लिया। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका राही में, क्योंकि हम कुछ खास आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं। हम बताएं कि मोटिवेशन आपके लिए रहेगा, क्योंकि जो हमारे बहुत सारे मित्रगण हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो भी आईएएस पीसीएस बहुत सारी तैयारी में लगे हुए हैं। मेरे साथ में आयुषी कश्यप है, क्योंकि अभी उन्होंने भी पीसीएस की बहुत अच्छा उनको रैंक मिला है। और तैयारी के बाद में क्या मोटिवेट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको स्पेशल उसकी ज़रूरत है जो जीत कर सामने आया हो। तो जीतने के बाद में, यानी जीतना भी है कि एग्ज़ाम में आपको जीतना ही होता है। जब हमारे ही समाज या हमारे समाज की जो बेटियां हैं वो नाम रोशन करती है। पहले तो एक ही बात कही जाती थी कि बेटियां दो घर के लिए उजाला करती है, लेकिन आज मैं बता दूं कि बेटियां समाज के लिए भी उजाला करती है। तो मेरे साथ में आयुषी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। आयुषी, क्या कहेंगे आप, जैसे अभी आपने पीसीएस में क्लियर किया है, उसके बाद में क्या आपका एक कॉन्फिडेंस रहा और कैसा आपका एक एक्सपीरियंस रहा, उसके लिए थोड़ा समझाएंगे हमारे दर्शकों को, बता लीजिए। सर पहले तो इतने टाइम से, इतने सालों की मेहनत फाइनली रंग लाई, और इतने समय से जो धैर्य अपने मन में रखा हुआ था, अपने आप को एक धैर्य देते थे कि किसी ना किसी दिन तो एक दिन तो हमारा होगा, एक दिन तो सफलता हमारी होगी। तो फाइनली उसमें सिलेक्शन हुआ। तो सभी घर में, परिवार में और सभी दोस्त सभी बहुत खुश थे कि मेहनत का फल मिला। इस चीज के लिए सब खुश थे। तैयारी की हम बात कर लेते हैं कि तैयारी में तो बहुत सारे लोग हैं। ये किताबी जो है, मैं आपको बता दूं कि जब बुक हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी बुक्स हमें खरीदनी पड़ती है मार्केट से, इनके खर्चे और भी एक्स्ट्रा बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं हमारे साथ में। उसके बाद में एक सिरदर्दी हो जाती है कि पता नहीं निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। तो जो बुक वाला ज्ञान है अब वो प्रैक्टिकल ज्ञान में बदलने वाला है शायद आपके लिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। देखिए, अभी तक जो भी तैयारी करी थी, चैलेंजेस तो उसमें भी फेस करे हैं जी। और मैं समझती हूँ कि वो जो चैलेंजेस फेस करे हैं और उनका जो सामना करना इस पूरे संघर्ष यात्रा ने सिखाया है, वो एक चीज अब आगे भी काम आएगी। और जो अभी तक हमने किताब में पढ़ा, संविधान में पढ़ा, अब उसको जमीनी हकीकत पे कैसे तब्दील करना है, ये अब सर्विस में पहुंचकर ही होगा। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आपकी थोड़ा सा फैमिली के बारे में पता चले कि आपका जो निवास है वो कहाँ है, और फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा जन्म स्थान ऋषिकेश में ही है, उत्तराखंड में। और मैं हमेशा से ही, मेरे जब पेरेंट्स ने मुझे स्कूल में भेजा तो जैसे ही थोड़ा होश संभाला तो उनका एक यही था कि बच्ची पढ़ने में अच्छी है तो एक समय आएगा जब अधिकारी जरूर बनेगी। तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे सभी फैमिली मेंबर्स ने, मेरी जॉइंट फैमिली है तो मेरे चाचा चाची, दादा दादी हमेशा प्रोत्साहन इस चीज़ के लिए करते थे कि आगे चल के ये अधिकारी बने। इसलिए पेरेंट्स के पास कभी पैसा अगर कम भी रहा तो उन्होंने अपने खर्चे कम करे, लेकिन पढ़ाई के लिए कभी किसी चीज़ के लिए कमी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि मुझे था कि मैं लॉ ग्रेजुएशन करूँ, लेकिन अच्छे कॉलेज से करूँ, लेकिन वहाँ एक आर्थिक रूप से एक प्रॉब्लम आई, फीस बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सिम्बायोसिस से लॉ किया है, लेकिन मेरे पिताजी ने उस समय फिर एजुकेशन लोन लिया। एजुकेशन लोन ले करके मुझे पढ़ाया। तो अगर मैं आज देखूं पीछे मुड़ करके, तो परिवार का इतना अगर सहयोग ना होता तो आज जिस मुकाम पे हूँ उस मुकाम पे पहुँचना असंभव होता। आयुष जी, अभी आपने बताया परिवार के बारे में, बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार को आप कितना मानते हैं कि हमारी पढ़ाई में जो है हमें सपोर्ट कितना कर सकते हैं, जो हमारे संयुक्त परिवार है यानी जॉइंट फैमिली? तो सर ये तो मैं कहूँगी कि बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। मुझे पता है कि जब एक जॉइंट फैमिली होती है तो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि दुख में दुख कम हो जाता है और सुख में और सुख बढ़ जाता है। और ये मैंने अपनी फैमिली में रहकर देखा है, क्योंकि कई बार कुछ परिस्थितियां हो जाती थी तो हमेशा मेरे पास एक ना एक सपोर्टिंग हैंड फैमिली में हमेशा रहा। तो उसके लिए मैं अपने परिवार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हूँ, और मैं परमात्मा का भी शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने ऐसा अच्छा परिवार दिया। अभी एक बहुत अहम कुर्सी आप चुनने वाले हैं जिस पर आप बैठेंगे, अब अभी ट्रेनिंग आपकी रहेगी। उसके बाद में आपको जो जिम्मेदारी मिलेगी आप उसको किस तरह से निभान करेंगे उसका? देखिए, हमेशा मन में एक था कि मुझे समाज सेवा करनी है, और इसी दौरान मैं अध्यात्म से भी बहुत जुड़ी हूँ। परमात्मा का साथ मेरे साथ हमेशा रहा है। तो आगे चल करके जो हमारे
कल्चर का पार्ट है, हमारे अध्यात्म का पार्ट है। वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो ये भारत मेरी ही फैमिली है। तो उसी चीज को देख करके समाज में चाहे कोई भी तबका हो, ऊपरी तबका हो या निचला तबका हो, हर एक को एक समान लेकर मैं कोशिश करूंगी पूरी तरीके से कि जो हमारे संवैधानिक वैल्यूज हैं उनको अपनी सर्विसेज में इम्प्लीमेंट करूं पूरी तरीके से। और साथ में जो हमारे अध्यात्म ने हमें सिखाया है कि ये पूरा संसार एक परिवार है, उसी चीज को लेकर के, उन्हीं वैल्यूज को लेकर के मैं आगे भी बढ़ूं अपनी सर्विस में। बेटियों पर रोक भी लगाई जाती है पढ़ाई पे कि आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, क्या आप उस पर कुछ कहेंगे आप? बेटियों पे हाँ रोक लगाई जाती है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटियां जो होती हैं, जो मैंने अपने घर से देखा है कि बेटियां हमेशा सर का ताज होती हैं। तो आज मेरी फैमिली में और भी मेरे ब्रदर्स हैं, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मिठाई मेरे नाम की हर जगह बटी। मेरे दादा, मेरे पापा, मेरे चाचा, सब ने खुश होकर बहुत मिठाइयाँ बांटी हैं। और यहाँ पर फैमिली में सब खुश हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेटियाँ जो है ना, वो आपकी घर की गरिमा है, प्रतिष्ठा है। तो अगर कोई ऐसा सोचे कि नहीं बेटियों को तो नहीं पढ़ाना चाहिए, तो आज की वो सोच अब बहुत पुरानी हो चुकी है। आज के समय पे बेटियाँ बेटों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, और एक समय वो आएगा जब बेटियां आगे होंगी। बिल्कुल, बेटों से भी। संदेश आपके लिए बहुत अच्छा है। आयुषी, मैं एक चीज़ और चाहूँगा आपकी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे कि सोशल मीडिया का जमाना बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी बेटियों को नहीं मैं क्लेम करूँगा, बेटों पर भी कर सकते हैं, फिर छोटे बच्चे जो हमारे सोशल मीडिया की साइड में बहुत सारे उनको रास्ता से भटका दिया जा रहा है। उस पर आप क्या उनको हमें संदेश देना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया यूज़ करना अच्छी चीज़ है, लेकिन हर एक चीज़ की एक सीमा होती है। एक दायरे में रह करके उसको यूज़ करें तो अच्छा है। जैसे अगर मैं फ़ोन की भी बात करूं तो फ़ोन एक वो साधन था मेरे लिए जिससे मैं पढ़ाई करती थी, और अगर मैं उसका सही उपयोग ना करूं तो वो एक साधन ऐसा भी हो सकता था जो मेरी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन बनता। तो जितने भी आज के युवा हैं, मैं उनको यही इस चीज़ के लिए सलाह दूंगी कि क्या चीज़ अच्छा है और क्या चीज़ नहीं है, वो सोच समझ के यूज़ करें और सेलेक्टिव यूज़ करें। अच्छी चीज को अच्छी तरह से यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, यानी बहुत अच्छा होता है जब हम इंटरनेट का यूज, यानी हम उसका सदुपयोग करें, ना कि उसका दुरुपयोग करें। तो सदुपयोग आपको भी करना चाहिए। अच्छा, मैं चाहूँगा एक इंटरव्यूज की जैसे हम बात कर लेते हैं कि अब कभी एक इंटरव्यू IAS PCS का इंटरव्यू निकलता है, तो उस टाइम पे हमारे क्या मोटिव होता है, किस तरह से हम अपने आप को प्रिपेयर करके इंटरव्यू पे जाते हैं? देखिए, मेरे लिए इंटरव्यू जो पूरा प्रोसेस था वो एक चैलेंजिंग प्रोसेस भी था, और क्योंकि मुझे पता था कि मेरी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं तो मेरे लिए एक कंफर्टेबल जोन भी था। चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा ये था कि आप प्री में पढ़ते हैं, तो प्री में आपको पता है 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस यानी कि आपके सामने एक ऑप्शन तो सही है, बस आपको सही लगाना है कि कौन सा सही है। मेंस के लिए पढ़ते हैं पढ़ाई, तो वहाँ पर चैलेंज तो वहाँ पर भी होता है, लेकिन इतना होता है कि चलिए आपने इतना सब कुछ पढ़ा है, आप कुछ ना कुछ लिख देंगे। इंटरव्यू में आपसे कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है और उसका आपको उत्तर देना है, उसी समय देना है। तो ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था वहाँ पर। लेकिन जो टीचर्स थे, सीनियर्स थे, उन्होंने गाइड इसलिए करा था कि उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू एक पर्सनालिटी टेस्ट है। नॉलेज टेस्ट तो आपका प्री और मेंस में हो चुका है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं एग्जाम अपने इंटरव्यू के लिए देने गई, और अगर कुछ एक सवाल का जवाब मुझे नहीं आता था तो मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली जो भी इंटरव्यू पैनल था, मैंने उनसे माफी मांगते हुए मैंने कहा कि मुझे इसका जवाब नहीं आता है। तो ये एक वहाँ पर एक अच्छा पॉइंट था, और मुझे खुशी है इस बात की कि इंटरव्यू में भी मेरे 139 मार्क्स हैं, जो वन ऑफ द टॉप स्कोर्स रहा है। तो मैं उसको समझती हूँ कि जो टीचर्स ने गाइड किया है उसमें उसका काफ़ी योगदान रहा। अभी क्रेडिट आप किसे देना चाहिए? फैमिली को तो रहता ही है, और बाहर से कोई आपको सपोर्ट, जैसे कोई टीचर्स या कोई अपने मित्र वगैरह? फैमिली और टीचर्स तो हमेशा से रहे हैं साथ में। एक स्पेशल क्रेडिट देना चाहूँगी अपने स्कूल के टीचर्स को। मैं ऋषिकेश पब्लिक स्कूल से पढ़ी हूँ, तो जिस तरह से वहाँ पर टीचर्स ने मेरी ग्रूमिंग करी है हमेशा से कि उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी आगे रखा। कभी डिबेट कंपटीशन था, तो कभी सिंगिंग, कभी डांसिंग, उन्होंने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। तो उसमें मैं अपने स्कूल के टीचर्स का बहुत योगदान मानती हूँ, क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो शायद मुझसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार होता है कि थोड़ा बोलने में हिचकते हैं। तो मेरे टीचर्स ने जो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस भरा, वो कॉन्फिडेंस आज भी झलकता है, तो वो मेरे टीचर्स के कारण, वो बीज उन्होंने उस समय डाला था। यानी अभी शिक्षक दिवस मनाया जा रहा था 5 सितंबर को, और शिक्षक दिवस में बहुत सारे लोग अलग अलग कोट्स लिखते हैं, बहुत सारी लाइनें वो लिख देते हैं।
लेकिन किसी ने लिखा था कि एक दिए के भांति हम टीचर को मानते हैं, क्या ये बात हाँ, सत्य है कि वो खुद जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे स्कूल में टीचर्स से मैं अभी जब टीचर्स डे था तो मैं उनसे सबसे मिलने भी गई थी और उनको शुक्रिया अदा किया। तो वो सभी बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। और टीचर्स तो वो होते हैं जो देश का भविष्य बनाते हैं, खुद जल करके, जैसे आपने कहा। बिल्कुल। और आपसे भी बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और वो भी शायद हाँ, देश का भविष्य उज्जवल हाँ करेंगे। जी। अच्छे, मैं चाहूँगा कि आप एक बार प्रिपरेशन के बारे में बता दें कि किस तरह से आपने जब तैयारी किया, कितने घंटे आपको पढ़ना पड़ा? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि 18 घंटे 20 घंटे मेहनत करना पड़ता है, क्या ये बात सही है या फिर 2 घंटे पढ़ाई करने से भी काम बन जाता है? देखिए, इस पूरे प्रोसेस में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो होती है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार आपको पढ़ना पड़ता है, लगातार। और उसमें ऐसा नहीं, अगर आपने किसी दिन मान लीजिए आज अगर 8 घंटे पढ़ा है, हो सकता है अगले दिन आपको सिर्फ 1 या 2 घंटे पढ़ने का समय मिले। कई बार परिस्थितियां हो जाती हैं, तो 17-18 घंटे तो आप सिर्फ एग्जामिनेशन से कुछ एक दिन पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं। बाकी इस दुनिया में ऐसा कोई भी, मैं समझती हूँ क्योंकि मैंने यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करी है, वहाँ पर भी मैंने काफ़ी आगे तक गई थी मैं, तो मैं समझती हूँ कि चाहे कोई भी स्तर हो, इतना 17-18 घंटे पढ़ना लगातार कोई भी नहीं कर सकता। एग्जामिनेशन से पहले पहले ही होता है। लेकिन जो मेरा पूरा प्रिपरेशन था वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं आपको आपके साथ ही साझा करना चाहूँगी और मेरे साथ जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको साझा करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी लंबी संघर्ष यात्रा रही है। तो सबको ऐसा लगता है कि IAS वो होते हैं जो लगातार पढ़ते हैं और खूब पढ़ना पड़ता है। हाँ, पढ़ना बहुत पड़ता है, लेकिन इसके पीछे एक डार्क साइड ये भी है कि आपको इस पूरे संघर्ष यात्रा में एक तो धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। आप हो सकता है बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गए और इंटरव्यू के बाद भी फाइनल लिस्ट में ना हो, तो ये एक वो समय होता है कि आप धड़ाम से नीचे उतरते हैं, धड़ाम से। आपने बचपन में वो सांप सीढ़ी वाला खेल खेला होगा, 98 में आके बड़ा सा सांप काट जाता था आप सीधा शुरुआत में, तो बिल्कुल ये बिल्कुल वही खेल है, बिल्कुल वही खेल है। किसी ने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक पहुंचे और सोचिए 1 मार्क्स से वो अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आए तो उनको पूरा प्रोसेस फिर से शुरू करना पड़ता था। तो ये एक उसी तरह से पूरा खेल बना हुआ है। समय समय की बात होती है, लेकिन इसमें हाँ, लक तो मायने रखता है, कई बार समय आपका साथ नहीं देता। लेकिन जो यहाँ पर फेल हो गए, जो लिस्ट में नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर काबिलियत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है जब आपको रिपीटेड फेलियर्स मिलते हैं ना, आप निराश होते हैं, आप सोचते हैं, आपका आत्मविश्वास गिरता है, सोचते हैं क्या मैं उस काबिल नहीं था या नहीं थी। तो जितने भी मेरे साथ ऐसे देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी, शायद ऐसा हो सकता है कि आपका भाग्य उस दिन आपके साथ ना दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे गवर्नमेंट जॉब है, नहीं हुआ तो प्राइवेट जॉब या कुछ और अपॉर्चुनिटीज, लेकिन हर एक के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर सके। क्योंकि आपको एक फेलियर मिला, वो एक फेलियर ने आपको 10 चीजें जीवन की सिखाई हैं। मैं तो अपने फेलियर को ऐसे ही लेती थी कि अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं। ये मैं क्योंकि अध्यात्म से काफी जुड़ी हूँ, तो उसमें कहा जाता था कि जब पत्थर की मूर्ति को तराशता है मूर्तिकार, तो जब वो पत्थर की मूर्ति तराशी जाती है, तो जिस मूर्ति को सबसे ज्यादा हैमर्स पड़ते हैं ना, जिस मूर्ति को सबसे ज्यादा तराशा जाता है, वही मूर्ति सबसे सुंदर बनती है और उसी मूर्ति की सबसे ज्यादा मंदिर में पूजा होती है। तो ये पूरी जो संघर्ष यात्रा है वो वही है। आपको रिपीटेड फेलियर्स मिलते हैं तो वो फेलियर्स नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो डेस्टिनी या किस्मत कहिए, आपको पत्थर मार रही है कि जिससे कि आप कल और निखर के आए। ना सिर्फ बात ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में, मुझे ऐसे बहुत मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो पहले साथ में तैयारी कर रहे थे, किसी कारणवश फेलियर्स मिले, फिर निखर के आए और अच्छी पोजीशन पे है। आयुषी, मैं चाहूँगा कि अभी आध्यात्म की बात आपने किया था, हाँ। क्या हमारे जीवन में आध्यात्म का क्या महत्व है? क्या हम चाहते हैं कि जो हमारा विचार है, विचारधारा से भी कोई हमारा मोटिवेशन मिल जाए आध्यात्मिक रूप से? देखिए, मैं तो कहूँगी कि मैं जब इतने बार लाइफ में मैंने फेलियर्स देखे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई जब सक्सेस की सीढ़ी चढ़े तो वो एकदम से चढ़ता जाता है। बहुत बार उस पर पूर्णविराम भी लगता है, फिर शुरू करना पड़ता है। तो इसमें मेरा आध्यात्मिक जीवन जो है, उसमें अध्यात्म बहुत मुझे लगता है कि साथ दिया है। और मैं खुद ब्रह्मा कुमारी हूँ। मैं नियमित रूप से सारी धारणाओं को फॉलो करती हूँ और राजयोग सीखती हूँ। राजयोग हर दिन प्रैक्टिस करती हूँ और परमात्मा शिव से कनेक्ट करती हूँ। तो जब ऐसा समय मेरा दौर चल रहा था कि मंजिल नहीं दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था शायद कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा था कि सारी मेहनत विफल जाएगी, तो ऐसे समय पे जो ईश्वरीय महावाक्य हैं, मैं उन्हीं को
पढ़ती थी वो मेरा सहारा बनते थे, और मुझे ऐसा लगता था कहीं ना कहीं परमात्मा मुझे कह रहा है कि परमात्मा कह रहे हैं कि समय लगेगा लेकिन मंजिल मिलेगी। कभी कभी क्या होता है ना कि हम जीवन में जब तरक्कियाँ पाते रहते हैं तो उस टाइम पे तो हम आध्यात्मिक साइड में नहीं जाते हैं, गिरने के बाद ही हमें लगता है कि हाँ, मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था अपना यूपीएससी का 2018 में, तो मैं उसको फेल कर गई थी। तो जब वो मैंने पहला अटेम्प्ट फेल किया था तो तब मुझे लग रहा था शायद मैं काफ़ी स्ट्रेस में हूँ, शायद डिप्रेशन में ना चली जाऊँ। तो मैंने तब परमात्मा का हाथ थामा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कई बार ऐसे समय में बहुत स्टूडेंट्स गलत स्टेप भी ले लेते हैं, गलत डायरेक्शन में भी चले जाते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है इस चीज़ के लिए कि मैंने परमात्मा का हाथ थामा, और बल्कि मैं ये कहूँगी शायद परमात्मा ने खुद मुझे अपने पास बुला के उन्होंने मेरा हाथ थामा, क्योंकि मेरे जीवन में परिस्थितियाँ तो बहुत आई हैं, अब उसका क्या व्याकरण करूँ। परमात्मा का हाथ था, उनका साथ था, तो पार हो गए। बिल्कुल। तो आयुषी ने बहुत अच्छी जानकारी आपको दी है। मैं फिर आपको मिलवाएंगे हम आयुषी की मम्मी से, वो क्या कहेंगी, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है एक बच्ची को आगे बढ़ते देख के। हमने कहा था कि आयुषी की मम्मी हमारे साथ रहेंगी, और एक माँ का जो जीवन है हमेशा बेटी को संभालने में सबसे आगे रहता है, क्योंकि बेटी के घर में अगर सबसे अच्छी दोस्त है तो माँ कही जाती है। क्या कहेंगे आप, आज बेटी ने जो नाम रोशन किया है क्षेत्र में, समाज में, उसके लिए क्या किस तरह से शुभकामनाएं आपने दी है? बहुत अच्छा लगा, बेटी ने ऐसा काम किया कि सबने बधाई दी, सब परिवार में सब कुछ है, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, सबने मिठाई बांटी, सब कुछ या मना रहे हैं। जब आपको स्टार्टिंग में पता चला, उन्होंने बताया कि हाँ मेरा क्लियर हो गया एग्जाम, तब आपको क्या फील हुआ? सबसे पहले उसने मुझे ही बताया, हाँ, कि मम्मी मेरा रिजल्ट निकल गया, मैं पास हो गई हूँ। खुशी हुई उस समय, अच्छा लगा। तो पढ़ाई करती थी जब वो उस टाइम पे, आप किस तरह से उनको मदद करते थे? क्या रात भर पढ़ना पड़ता उनको? हाँ, रात पढ़ती थी, रात में भी सुबह उठ के पढ़ती थी वो ज़्यादातर। तब जैसे उसको जरूरत होती थी तो बोलती थी कि क्या चाहिए उसे, तो वो मदद करी हमने उसकी। बहुत सारे परिवार वाले केवल वो सोचते कि बेटी बड़ी हो रही है बस उसकी शादी के लिए सोचे, लेकिन आपने उसकी शिक्षा के लिए सोचा। हाँ, उसकी यह था कि मैं कुछ नहीं बन पाई, मैंने भी ग्रेजुएशन की है। अच्छा, तो मेरे को ये था कि मेरे बच्चे बने हैं, इस वजह से मेरे को ये था कि चाहे कितनी परिस्थिति आ जाए, अगर नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने किया है कि इन्हें पढ़ाना है। दोनों, एक बेटी मेरी और भी है, बेटा भी है, अब उनके बारे में भी थोड़ा सोचना है कि तो ये था, एक बच्चा सिलेक्शन हो गया तो ये कि थोड़ा हेल्प मिल जाएगी उनके लिए। अच्छा, जैसा होता है कि संयुक्त परिवार यानी मैंने जॉइंट फैमिली जो अभी दूर होती जा रही है धीरे धीरे, उसका क्या रोल अहम समझते हैं आप भी एक समाज के लिए? यह है कि साथ में रहते हैं तो सुख दुख में काम आते हैं, ये है। तो भी सारे सुख दुख में भी काम, और इतनी बड़ी खुशी आपके घर में आई है। हाँ, तो सब सुख में भी काम आए थे, दुख में भी काम आए। जैसे कोरोना के टाइम है, सबने उसको पूरे परिवार को संभाला। सब हमारे घर में कोरोना से हो गया, तब हम ही रह गए थे, हमने सबको किया, सपोर्ट किया। तो ऐसे अब सुख में भी सब साथ खड़े हैं। बहुत सारी बेटियां तैयारी में लगी, उनकी मम्मी आपको देख रहे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेटियों को जरूर पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि बेटियों को दोनों को बराबर दर्जा दे के उन्हें पढ़ाना चाहिए, ताकि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, और बेटे भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। यानी मौका सबको मिलना चाहिए, सबको। हाँ, ये नहीं कि बेटी, अब जो बाजी मारेगा वो जीतेगा। हाँ। तो अभी क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक अधिकारी की कुर्सी पर बैठेंगे आयुषी, तो उनके लिए क्या, किस तरह से आप उनको कहेंगे कि न्याय अच्छे से करें, या फिर जो क्षेत्र में समस्याएं हैं, जन समस्या, वो किस तरह से उठाएंगे वो? जैसे कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए समान रूप से काम करें। अधिकारियों के ऊपर एक हमेशा क्लेम रहता है कि जो सरकारी कुर्सी पर बैठने के बाद में अधिकारी जनता की नहीं सुनता, गरीब जनता की नहीं सुनता। क्या आयुषी से आप अपेक्षा रखते हैं? जैसे हमने भी कभी ऐसे नहीं कि गलत कोई किसी का अगर एक भी पैसा भी है, कोई हमें फालतू भी दे देता तो हम वापस कर देते हैं उसको कि नहीं भाई तूने हमें ज़्यादा दे दिया। ये हम अपने बच्चों से कहना चाहेंगे कि किसी का कोई ऐसा नहीं करना है, अपना सबके लिए समान रूप से करें, किसी का पैसे को नहीं करें। बिल्कुल, आपके लिए धन्यवाद। तो ये बदलते भारत की बदलती कहानी है, क्योंकि अभी नया युग चल रहा है, और नए युग में जो नए बच्चे हैं, जो नए छात्र छात्रा हैं, वो नया आयाम लेकर, यानी नए अपने एजेंडे लेकर अभी समाज में उतर रहे हैं। और गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब पर जब अधिकारी बैठता है तो उसको अपनी कुर्सी का अहमियत पता है कि वो किस तरह से न्याय करेगा और समाज के लिए क्या नया करने वाला है। तो मैं फिर से आपके बीच आऊँगा सोनू कश्यप, फिर से हम करेंगे कुछ खास चर्चा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।